चलो मैं आपको वंदे भारत की स्टोरी सुनाता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन has been inaugurated. रेलवे ने आज 304 ट्रेनों को रद्द किया है। 500 से अधिक यात्री ट्रेन आशंका पूर्ण रूप से रद्द हो चुकी। पैसेंजर्स ट्रेन के दरवाजे के पास बैठे तो कुछ लटके हुए भी नजर आए। More than 280 people were killed in the crash involving 2 passenger trains. इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन टाइम पर आ जाए तो आंखों पर यकीन नहीं होता है। करीबन 70,000 किलोमीटर में फैला यह रेल नेटवर्क हर रोज लाखों की तादाद में पैसेंजर्स और सामान को ढोता है, और कभी कभी तो एक ही पैकेज, एक ही सामान 3 साल तक पटरियों पर ही घूमता रहता है। लेकिन जोक सपाट, रेलवे ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत। अरे भाई, वंदे भारत से आगे भी तो कुछ बोलो। वंदे भारत अच्छी बात है, 25 नए ट्रेन आ गए हैं, लेकिन वो 12-13 हजार पैसेंजर ट्रेन भी तो है। उनके बारे में तो कभी गोदी मीडिया खबर नहीं दिखाती है, उनके बारे में तो कभी बातचीत नहीं होती है। अच्छा, इन ट्रेन के विकास के बारे में कोई खबर नहीं है। चलो ठीक है, आगे की कहानी हम आपको यहां बता देते हैं, और बोनस भी, वंदे भारत की सच्चाई क्या है। देशभक्त के आज के एपिसोड में जानेंगे कि बालासोर के रेल दुर्घटना में जो जांच हुई थी उसमें आगे सामने क्या बातचीत आई, हमारी रेलवे सेफ्टी का स्तर किस लेवल पर अभी परफॉर्म कर रहा है, रेलवेज में जो इतनी वैकेंसीज हैं उसका आप पर और मेरे जान पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रेन डिलेज का क्या हाल है, और रेलवेज की कमाई और खर्चे में कोई विकास हुआ है या नहीं, और फाइनली हमारी इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन है वो पटरियों पर रहेंगी या फिर बालासोर जैसी और दुर्घटना होने वाली है आने वाले टाइम में, जानते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बालासोर हादसे के 2 महीने हो चुके हैं, करीबन 300 जाने गई, हमारे देश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट रेल डिजास्टर्स। लेकिन सीमा भाभी, पाकिस्तान और हरियाणा दंगों के बीच में हम इस रेल दुर्घटना को तो कुछ भूल से गए हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS के रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यह एक्सीडेंट सिग्नलिंग सर्किट ऑल्टरेशन में कमियों, उनमें खामियों के कारण हुआ है। एक ऐसा फॉल्ट जो बहुत टाइम से था लेकिन पकड़ा नहीं गया, उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि 300 के करीबन जाने गई। मीडिया और IT सेल ने खूब कोशिश की कि इस पूरे इंसिडेंट को, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को एक कम्युनल एंगल दे, एक कंस्पिरेसी का एंगल दे, लेकिन अंत में निकला यह लापरवाही का मामला। 2022 में कैग रिपोर्ट ने हमें इस लापरवाही के बारे में इत्तला भी दी थी, हमें वार्न करने की कोशिश की गई थी। एक रिपोर्ट में जहां यह बोला गया था कि भैया ये सारी जो सिग्नलिंग इश्यूज हैं इसको थोड़ा सा स्टडी करो, लेकिन हमने उस रिपोर्ट पर वही किया जो हर वार्निंग के साथ करते हैं, कह दिया सब चंगा सी है। इस एक्सीडेंट के बाद सरकार ने लेकिन अफरा तफरी में ये ऑफिसर, वो लोको पायलट, सुरक्षा अधिकारी, ऐसे कई लोगों को सस्पेंड कर दिया। 3 ऑफिसर्स को लीगल कस्टडी में भी ले लिया। देखिए, लोगों को आज के डेट में ना इंस्टेंट एक्शन चाहिए होता है। अरे इन अफसर के घरों पर अगर बुलडोजर चला देते तो लोगों को और खुशी होती, उनको और सुकून मिलता। लेकिन जो असली सवाल है कि सेफ्टी पर जो सवाल उठे थे, समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर। बालासोर घटना के लिए अगर आप सोच रहे हो कि कोई मंत्री मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई इस्तीफा देगा, तो भूल जाओ। लेकिन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के कच्चे छिट्टे खुलने के बाद अब रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 300 जाने गई कम से कम, लेकिन उसके बाद चलो फैसला लिया है कि क्रिटिकल सेफ्टी एरिया जैसी सिग्नलिंग, ट्रैक, कवच सिस्टम, इसका इंस्टॉलेशन, इंटरलॉकिंग एटसेट्रा जैसे कामों के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं देना होगा। अब ये क्या चीज है? इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन माने पहले रेलवेज को कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपके और मेरे जान की बात भी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे इकोनॉमिकली जस्टिफाई करना होता था कि अगर हम यहां पैसा लगाए तो कुछ रिटर्न मिलता। और इन नियमों के अंतर्गत जब तक यह प्रूव नहीं होता था कि सब खर्चों के बाद रेलवेज को कम से कम 10-12% का गेन नहीं मिलेगा, तब तक वो प्रपोजल अप्रूव नहीं होता था। तो आपकी जान वर्सेस 10% का मुनाफा। अब करीबन 300 जाने के बाद रेलवेज का ध्यान मुनाफे से मनुष्य के जान के तरफ गया है। तो पैसेंजर ट्रेन खतरे में तो थी ही, साथ ही साथ मालगाड़ियां भी।
अब पता चल रहा है कि मालगाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जर्मन टेक्नोलॉजी वाली बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम या BMBS के दाल में भी कुछ काला है। 26 अक्टूबर 2022 को कोयला ले जाने वाली एक 54 बोगी मालगाड़ी झारखंड धनबाद के डिवीजन की घाटियों से निकल रही थी जब उसके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। इसके बाद अधिकारियों ने आनंद फानंद में रूट की सारी ट्रेन्स को वहां से हटाया ताकि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस मालगाड़ी को बिना किसी एक्सीडेंट के वहां से निकाला जा सके। बाद में पता चला कि यह खराब ब्रेक सिस्टम की पहली रिपोर्ट नहीं थी। 2021 से 2022 के बीच में ऐसी 80 केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं। लोको पायलट्स ने रिपोर्ट की हैं ऐसी केसेस। खुद रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रेक सिस्टम को रेड फ्लैग बताया है। पर चाहे मिलेनियल्स की डेटिंग हो या रेलवेज की रेटिंग हो, ये रेड फ्लैग्स पर ध्यान तो किसी का जाता नहीं है और गलतियां उसके बाद होती हैं, फिर दुर्घटना घट जाती है। इन्हीं केसेस के चलते फरवरी 2023 में रेलवेज ने एक ऑर्डर भी जारी किया जिसके अंडर जर्मन टेक्नोलॉजी वाले ब्रेक्स जो भी लोकोज यूज कर रहे हैं उनको स्पीड लिमिट कर दिया गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा डाउन ग्रेडियंट पर आप नहीं चल सकते हैं। साथ ही लंबे रास्ते पर बिना रेस्ट के चलने वाले लोको पायलट्स को भी आराम की हिदायत दी गई। लेकिन सवाल यहां रेस्ट का नहीं, रेस्ट ऑफ द सिस्टम का भी है। मतलब जहां सरकार अपना सारा ध्यान नए ट्रेन लॉन्च करने में लगा रही है, वहां यह बात भी सामने आ रही है कि रेलवेज में करीबन 3 लाख पोस्ट खाली हैं। इन खाली पोस्ट में करीबन 1.7 लाख तो सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की नौकरियां हैं। सोचिए कितना संगीन मामला है ये। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए ट्रेन नहीं लॉन्च करने चाहिए। एक टाइम, और सभी करते हैं, हाँ, एक टाइम पर डॉक्टर राम सिंह ने राजधानी ट्रेन लॉन्च किया था। उसके बाद माधवराव सिंधिया ने शताब्दी का उद्घाटन किया था। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दुरंतो का भी लॉन्च किया था। और अब रेलवे मिनिस्टर को साइड करते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद ही वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे पब्लिसिटी मिलता है, साथ ही साथ वोट भी मिल सकते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, जिस पे कोई दिलचस्पी ले या पब्लिक कोई सवाल पूछे या कोई वोट दे दे कि हाँ आपने पूरा स्टाफ रिक्रूटमेंट कर दिया। लेकिन यह बड़ा मुद्दा है। अधिकारियों ने यह बताया है कि स्टाफ की कमी होने के कारण कर्मचारियों पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एक ग्राउंड स्टाफ को हर रोज 8 से 10 किलोमीटर ट्रैक इंस्पेक्शन करना होता है। कई कर्मचारियों को बिना ब्रेक के 2-2 शिफ्ट बैक टू बैक रिपीट करने होते हैं। अब सवाल यह है कि जहां इतनी पोस्ट खाली है तो सरकार सालों से जो उसको भर नहीं रही है, उसके ऊपर नए ट्रेन लॉन्च कर रही है, तो उन नए ट्रेन को मैन करना, उन नए पोस्ट को भरने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए, पोस्ट खाली रहने से सिर्फ रेलवेज का नुकसान नहीं है, सेफ्टी का सवाल उठता है। बालासोर जैसे बड़े हादसे के बाद जून 25, 2023 को आंध्रा डिवीजन के ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है। 14 बोगीज डीरेल हो जाती हैं। इस रेल एक्सीडेंट के बाद सामने आई यह बात कि भाई हादसा लोको पायलट के माइक्रो स्लीप में जाने की वजह से हुई थी। माने पलक झपकते ये एक्सीडेंट हो गया। रेलवेज ने इन दोनों पायलट्स को तो नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कई रेलवे एसोसिएशन कर्मचारियों की एग्जॉशन, उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, हजारों लोगों का अगर एक ट्रेन एक ऐसा लोको पायलट चलाए जो एग्जॉस्टेड है तो उन जानों का क्या होगा? अभी तो मालगाड़ी थी। अब एग्जॉशन के बारे में हमारे नेताओं से बेहतर और यह बात कौन समझ सकता है? बेचारे घंटों घंटों लंबा भाषण सुनते सुनते माइक्रो स्लीप में चले जाते हैं। कैमरा उनको पकड़ भी लेते, कैद भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई पछतावा नहीं होता है। शुक्र है ये सिर्फ अपनी बातों से ही आपका मूड खराब कर सकते हैं, देश की हालत नहीं। खैर छोड़िए। इंडिया में ट्रेन्स का लेट होना देखिए उतना ही नॉर्मल है जितना न्यूज डिबेट्स में दंगे होना। लेकिन क्या आपको पता है कि 2022-23 के बीच में रेलवेज में चलते देरी के कारण पैसेंजर ट्रेन में कुल पैसेंजर्स की अगर आप बात करें तो उनको 1.1 करोड़ मिनट्स का नुकसान हुआ। करीबन 17% पैसेंजर ट्रेन देरी से चलती हैं, इसलिए रेलवेज की पंक्चुअलिटी परफॉर्मेंस 83.69% तक पहुंच गई है, जिसको 95% तक ले जाना का एम था रेलवे बोर्ड का। हां, पता है कि आप कहोगे देखा इसीलिए तो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रेन एकदम तेजी गति से चलेगी, सब अपने टाइम से पहुंचेंगे। अब देखिए, एक आरटीआई लॉन्च किया गया जिससे पता चला कि भारत में सारी ट्रेन की औसतन एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से लेकर 71 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यह आपका एवरेज स्पीड ऑफ द इंडियन रेलवेज है।
अब देखते हैं कि क्या वंदे भारत इस स्थिति को बदलेगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस पिछले 2 सालों में औसतन 83 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ही पकड़ पाई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने नए भारत के लिए नए ट्रेन तो बना दिए, लेकिन उन जो पटरियों पर चलेगी वो तो बेचारे वही पुराने वाले रह गए हैं ना, नेहरू वाले। द गार्जियन में छपे एक आर्टिकल से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स की गिनती में कमी तो आई है, लेकिन इन एक्सीडेंट्स का मेजर कारण सालों से एक ही रहा है, ट्रेन डिरेलमेंट्स। गौर करने वाली बात यह है कि सेफ्टी में लापरवाही के चलते पिछले 1 साल में रेल एक्सीडेंट्स 37% में बढ़ोतरी हुई है एक्चुअली। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अभी और खराब हो रहा है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हाई स्पीड ट्रेन, इलेक्ट्रिफिकेशन, नेट जीरो, लेकिन रेलवे सिक्योरिटी और सेफ्टी अभी भी थोड़ा मतलब ऊपर वाले का नाम लो और बाकी सब चंगा सी है कह के बैठ जाओ। क्योंकि एंटी कलिजन सिस्टम जो लॉन्च करने समय तो सरकार ने काफी पब्लिसिटी की थी, लेकिन जब बालासोर का इंसिडेंट हुआ तो पता चला कि 2% ट्रेन पर ही ऑपरेशनल है। जहां टूथपेस्ट तक 99.9% तक सुरक्षा देता है, वहां रेलवेज अभी भी 2% तक की आपकी सेफ्टी दे रहा है। ईस्टर्न रेल रूट में तो इस कवच सिस्टम को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डिमांड के चलते सरकार भले ही नए ट्रेन पटरी पर उतारे, लेकिन वर्कफोर्स की कमी पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। 2014 से लेकर अब तक सरकार ने रेलवेज में जाने वाले बजट में काफी बढ़ोतरी की है, लेकिन सेफ्टी पर जो इन्वेस्टमेंट है और जो न्यू लाइंस के कंस्ट्रक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में जो अंतर है ना, अगर आप ये ग्राफ देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली हिंदी में बोलें तो टिमटिमाती चमकती नई चीजों पर ज्यादा फोकस है, जहां फीता कट सके, और बाकी जहां रही रेलवे सिक्योरिटी की बात, सेफ्टी की बात, वहां तो हमारा ही कट रहा है। देखिए, जान की कीमत तो हिंदुस्तान में आजादी के समय से ही नहीं है, लेकिन एक बात तो सबको समझ में आती है, पैसा। अगर अब तक आप मेरे साथ हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर यह बात भी समझ लो, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी की तरह है, अगर आपने ओपेनहाइमर देखा है तो देखिए, रेलवेज को फाइनेंस जो मिलता है वो 3 सोर्सेस से मिलता है। रेलवेज का खुद का रेवेन्यू, इंटरनल रिसोर्सेज, बजट से जो पैसा मिलता है, और उधार, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, उधार का सोफिस्टिकेटेड नाम। ज्यादातर केसेस में रेलवेज को जो रोजमर्रा की जो डिमांड्स होती हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, मेंटेनेंस का खर्चा इंटरनल रिसोर्सेज से ही वो निकाल लेती है, और बड़ा खर्चा जैसे नए ट्रैक्स, नए ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए ब्रिज वगैरह, उसका पैसा सरकारी बजट या फिर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से आता है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ट्रैफिक में कमी के चलते और इस कारण से रेलवे के रेवेन्यू में जो भारी गिरावट जो देखी गई है, सोचिए 2013, 2014 और 2023, 2024 में करीबन 10 साल का फासला लगा लीजिए, इसमें रेलवेज का खर्चा 7.2% के एस्टिमेट रेट से बढ़ी है, जबकि आमदनी 6.3% के एनुअल रेट से बढ़ी है। तो एक्सपेंडिचर इज इजीली मोर। 2023-24 के बजट एस्टिमेट को अगर माने तो रेलवे दिखा सकता है, रेलवे में 2000 करोड़ सरप्लस होने की उम्मीद है। अब ये नंबर सुनने में तो खैर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये पैसा सिर्फ रेलवे का 1% खर्चा पूरा करने के लिए सिर्फ काफी है। 2021-2022 में रेलवेज को 15,000 करोड़ की कमी आई, जिसको भरपाई करना पड़ा उसको, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने कमाया नहीं। अगर इतने नंबर से दिमाग चकरा गया हो तो एक सिंपल सा रेशियो समझने की कोशिश कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन समझने लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, बेसिकली रेलवे के खर्चे और आमदनी का रेशियो। ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। 2021-2022 के बीच में यह रेशियो 107% तक पहुंच गया, मतलब कि रेलवेज ने 107 रुपए खर्च किए 100 रुपए कमाने के लिए। बाकी सालों की भी हालत कुछ ऐसी ही है। अगर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और अलग अलग मिली मदद जैसे पेंशन फंड्स को अगर हटा दिया जाए तो 2018-2019 में ये रेशियो 101.8% था, 2019-20 में ये 114.2% था, 2020-21 में 131.6% तक भी पहुंच गया था।
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 17 में से 9 रेलवे जोन्स पिछले कई सालों में 100% के ऊपर ही काम कर रहे हैं, माने लॉस पे ही काम कर रहे हैं। सुन के ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रेलवेज अपना सबसे ज्यादा पैसा कमाती है फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी से। पैसेंजर ट्रेन का रेलवेज की कमाई में सिर्फ 26% हाथ है, बाकी इतना जो बड़ा हाथ है मालगाड़ी के कमाई से है। अब अच्छी खबर यह है कि कार्स को ट्रांसपोर्ट करने में रेलवेज का शेयर 2013 से लेकर 2021-22 में करीबन 10 सालों में 1.5% से उठकर 16% तक चला गया। अच्छी बात है, लेकिन बुरी खबर यह भी है कि फ्रेट ट्रेन्स का इस्तेमाल मेजॉरिटी कुछ ही गिने चुने गुड्स कर रहे हैं आज के डेट में। कोल, आयरन, सीमेंट, इसमें से भी 40% का शेयर तो सिर्फ कोल ट्रांसपोर्ट का है। और जैसे जैसे हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाते रहेंगे, कोल पर निर्भरता भी कम होती जाएगी, इंडियन रेलवेज की कमाई भी कम होती जाएगी। वही पैसेंजर ट्रेन और भी बुरे हाल में है। रेलवेज अपने हर पैसेंजर पर 1 रुपए कमाता है 2 रुपए 10 पैसे खर्च करने के बाद। अगर थर्ड एसी और एसी चेयर कार को अगर आप हटा दे तो सभी रेलवे कोचेज को पिछले कुछ सालों में सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा है। हाल ही में सरकार ने वंदे भारत और अन्य एसी ट्रेन के टिकट प्राइसेस में भी 25% तक की कटौती अनाउंस की है। अब ये सब्सिडीज और डिस्काउंट्स पैसेंजर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग स्लीपर क्लास में ही सफर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि रेल बोर्ड को फ्रेट ट्रेन पर खासा फोकस देना होगा, वरना रेलवेज के तो माने बजट के तो वाट लग जाएगी। इनॉग्रेशन करने और रिबन काटने में सरकार और न्यूज चैनल्स को बड़ा मजा तो आता है, लेकिन उद्घाटन के बाद दुकान देखने के लिए मक्खियां तक नहीं आती हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 का यह आर्टिकल आप देखिए, इससे पता चलता है कि भुवनेश्वर के बिच्छुपल्ली स्टेशन, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था, उसमें हर रोज केवल 2 पैसेंजर आते हैं और इस स्टेशन की रोज की 20 रुपए की कमाई होती है। अब जाहिर सी बात है कि रेवेन्यूज में गिरावट और खर्चा बढ़ने के कारण रेल बोर्ड को बजट और बोरोइंग्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो रेलवेज का एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज पर निर्भरता कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। 2015-16 में तो रेलवेज की मेजॉरिटी जो उनका खर्चा हुआ था इन्हीं सोर्सेज के थ्रू हुआ था। 2021-2022 में भी रेलवेज को 70,000 करोड़ तक का सहारा इस एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज से लेना पड़ा। आजकल सरकार वंदे भारत के अपने वायदे को पूरा करने की डींगे तो हाँकती है, लेकिन सच तो यह है कि रेल नेटवर्क की 122 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से, जिनका टाइमलाइन डेटा अवेलेबल है, उसमें से 96% प्रोजेक्ट्स पीछे चल रही हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में औसतन देरी कुछ महीनों की नहीं है, 5 साल तक की है। इस देरी के चलते प्रोजेक्ट कॉस्ट पर भी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल 173 में से 76% प्रोजेक्ट्स पर कॉस्ट एस्केलेशन ऑलरेडी देखा गया है। अब सरप्लस में भी कमी है, खर्चा भी बढ़ रहा है, उधार सर पर ऊपर चढ़ा हुआ है। अब पहले कमाई बढ़ाएं या फिर आपकी और हमारी सेफ्टी के बारे में सोचें? फिर सरकार ने कहा अरे छोड़ो यार, इलेक्शन का सीजन है। और इसी के चलते पुराने एसेट्स की रिप्लेसमेंट पर रेल बोर्ड की बैकलॉग उसी तरह बढ़ी जा रही है जैसे इस वीडियो को बनाते समय, और आपको शायद देखने के बाद आपका बीपी बढ़ जाएगा। 2020-2021 के अंत तक जिन ओल्ड एसेट्स को रेलवेज के डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को रिप्लेस करना था, उसकी वैल्यू करीबन 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें से आधे से ज्यादा की वैल्यू तो सिर्फ उन ट्रैक्स की है जिन्हें रिन्यू किया जाना था। अब अगर पुराने एसेट्स को ठीक से मैनेजमेंट उनकी नहीं होगी, ट्रैक्स रिन्यू नहीं होंगे, स्टाफ पर प्रेशर कम नहीं होगा, तो बालासोर जैसी घटनाएं फिर से होंगी। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, रेलवे स्टाफ, खुद बीजेपी एमपीज ने इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, माना कि हमारा देश बदल रहा है, हाई स्पीड ट्रेन किसे नहीं चाहिए, लेकिन देश की रेल सेवा किस तरफ जा रही है? किस पटरी पर जा रही है या पटरी से दूर निकल जाएगी? क्या हाई स्पीड ट्रेन ही रेलवेज की तरक्की का रास्ता है, या बेटर सुरक्षा है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्किंग कंडीशंस पर ध्यान देना, क्या यह भी एक मुद्दा नहीं है? या सिर्फ वंदे भारत का फीता काटो, उसके बाद वंदे भारत में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से क्रैक्स और किस तरीके से लीक और किस तरीके से सेफ्टी इश्यूज है, वो तो अपने आप में एक अपना डिबेट है। लेकिन हां, नए ट्रेन लाओ, लेकिन यह मत बोलो कि बाकी सब चंगासी है, जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाएगा। फिर एक और बालासोर होगा,
फिर आप देखोगे कि ट्रैक के बगल में कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर आप ढूंढोगे कि सरनेम क्या था लोको ड्राइवर का या वहां का स्टेशन मास्टर का। लेकिन जो गलतियां हो रही हैं, जो सिस्टम में फ्लॉज हैं, उसे देखने की हिम्मत होती नहीं हमें।